हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर की दो ऐसी कंपनीज से जो एक तरीके से टर्न अराउंड हो रही हैं और समझेंगे कि एक कंपनी का जब अच्छी से बुरी सिचुएशन होती है और सब बुरी सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन होती है, सिक्लिकल टाइप कंपनीज जो कि टर्न अराउंड कर रही होती हैं बुरे से अच्छे की तरफ, और जब अच्छे से बुरे की तरफ, तो किस टाइप के फैक्टर्स आपको देखने होते हैं और कैसे आप कौन से नंबर से किस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री से आप समझ सकते हैं जब तक उस कंपनी बुरे रिजल्ट्स एक्चुअली में पोस्ट करना शुरू करेगी उससे पहले ही कि वो कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है। और अब यहाँ पे उसका वर्स्ट शायद पास्ट में जा चुका है या उसका सबसे अच्छा टाइम पास्ट में जा चुका है, और अब टाइम आ चुका है उस कंपनी से या तो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेने का या फिर वापस उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। और जिस भी कंपनीज का नाम यहाँ पे लूंगा मैं, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है, आपको समझने के लिए कि कैसे आप कंपनीज के रिजल्ट्स को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और कैसे आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस में यूज कर सकते हैं। बट ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए। आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद अपने जजमेंट के हिसाब से करना है या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे डिस्कस करेगा। तो जो पहली टर्न अराउंड कंपनी हम बात करेंगे वो है अरमान फाइनेंशियल्स, जो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से है। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अपने आप में ही पिछले कुछ टाइम से काफी स्ट्रेस में रहा है, लास्ट अराउंड 2 इयर्स, 2.5 इयर्स से। और पिछले एक दो क्वार्टर से अब वापस कुछ रिकवरी के साइंस इस सेक्टर में दिख रहे हैं। तो पहले समझेंगे कि जो प्रॉब्लम है ये कब स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, अगर आप अरमान फाइनेंशियल के रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 25, मतलब कि अप्रैल मई जून ऑफ 2024 के जो रिजल्ट्स आए थे जुलाई में जाके, वहां से आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम रिजल्ट्स में थोड़ी दिखेगी, प्रॉफिट्स घटने लगेंगे और कंपनी के एनपीए ज्यादा दिखने लगेंगे आपको रिजल्ट्स में। बट अगर आप रिजल्ट्स को ढंग से एनालाइज करेंगे और पहले से और कुछ चीजों को आप देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू एस्टिमेट कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो 2024 के सितंबर अक्टूबर नवंबर से ही स्टार्ट हो गई थी। और मैनेजमेंट के रिपोर्टिंग्स में भी आपको ये दिख जाएगा। देखिए, जब कोई भी फाइनेंशियल्स खराब होता है, क्योंकि फाइनेंशियल का काम क्या है, लोगों से पैसे जो उधार दिए हैं उसको ईएमआईज के फॉर्म में वापस लेना। और खासतौर पे माइक्रो फाइनेंस में क्या है कि जो इनका पूरा लोन बुक होता है या फिर इनके जो लोन्स देते हैं, इनका जो पूरा साइकिल होता है 18 महीने से लेकर 24 महीने तक होता है। तो हर 18 महीने 24 महीने के बाद ये नए लोन बुक हो जाती है इनकी पूरी, पूरे के पूरे लोन्स की साइकिल चेंज हो जाती है। तो इनकी जो सिक्लिकलिटी है और जो लोन बुक की सिक्लिकलिटी, वो भी साल 2 साल में पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी 2024 के लेटर हाफ में, वहां पे सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आती है कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन होने की। होता क्या है कि अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, लोग अपना लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी उस महीने की कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन होगी। कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर 100 रुपए ईएमआई के फॉर्म में आने थे तो उसकी जगह कुछ कम रुपए आए। अगर 95 आए, 94 आए, तो उसका मतलब है 95%, 94% आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी। और जनरली देखिए, अरमान फाइनेंशियल्स की अच्छे टाइम पे कलेक्शन एफिशिएंसी 98 99% तक रहती थी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप देखेंगे, जब उन्होंने अपने रिजल्ट्स शेयर किए क्वार्टर 3 ऑफ FY 24 के या क्वार्टर 2 ऑफ FY 24 से, वहीं से देखने शुरू हो गया था कि कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन हो रही है। इसका मतलब लोगों की ईएमआई देने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। सबसे पहले कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन होती है, उसके बाद एक दो क्वार्टर में जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है वो वैल्यू बढ़ जाती है। पोर्टफोलियो एट रिस्क का मतलब है कि जो वो ऐसा लोन्स जो अभी एनपीए तो नहीं बने हैं, क्योंकि एनपीए वो तब बनते हैं जब 3 कंसेक्यूटिव ईएमआईज को ये नहीं दे पाता, देन दे आर ऑफिशियली कन्वर्टेड इनटू एनपीए। बट पोर्टफोलियो एट रिस्क मतलब है कि वो एनपीए बन सकते हैं, मतलब या तो एक या दो या तीन या दो या तीसरी ईएमआई आने वाली है। मतलब दो ईएमआई किसी ने नहीं दिया, एक ईएमआई नहीं दी है और तीसरी ईएमआई का टाइम आने वाला है, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एट रिस्क, मतलब एनपीए बनने से जस्ट पहले की कंडीशन। तो सबसे पहले कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन होती है, फिर पोर्टफोलियो एट रिस्क बढ़ता है, फिर जाके एनपीए में कन्वर्ट होता है। और जब एनपीए में कन्वर्ट होता है तब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने लगती है, मतलब कि जो आपको प्रोविजंस देने हैं जो बैड लोन्स के, वो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने लगेगी और फिर जाके क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगी। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे कि कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन होना शुरू होती है, पोर्टफोलियो एट रिस्क पड़ता है, तो लेंडर को भी समझ में आता है कि मार्केट में सिचुएशन अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं है। अभी जो मैंने जो लोन्स दिए हैं पिछले कुछ महीनों में, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कलेक्शन अच्छी नहीं हो रही है, तो मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो अपनी डिसबर्समेंट भी घटाना शुरू कर देता है। तो इसी ऑर्डर में जनरली थिंग्स मूव होती हैं। सबसे पहले कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन होती है, पोर्टफोलियो इंटरेस्ट पड़ता है, फिर डिस्बर्समेंट कम होना शुरू होता है, फिर जाके क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखना शुरू होता है कि प्रॉफिट कम हो गया और लॉस बढ़ रहा है।
तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट घटने का या फिर लॉस आ जाने का वेट करेंगे तो आप साइकिल को काफी देर से समझेंगे। आई थिंक तब तक ऑलरेडी 4-5 क्वार्टर निकल चुके होते हैं और सिचुएशन तब तक स्टॉक प्राइस भी काफी नीचे आ चुका होता है। तो अगर आप साइकिल का पीक या फिर साइकिल का बैड टाइम कब स्टार्ट हो रहा है ये समझना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के रिजल्ट्स में कब जाके प्रॉफिट काफी घटना शुरू हो जाए या फिर लॉस आ जाए उसका वेट नहीं करना है। इनफैक्ट प्रॉफिट घटना शुरू होने का भी वेट नहीं करना है। आपको सबसे पहले कलेक्शन एफिशिएंसी और फिर पोर्टफोलियो एट रिस्क और डिस्पर्समेंट की ग्रोथ देखनी है, क्योंकि जैसे ही कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन होगी हो सकता है डिस्पर्समेंट थोड़ा रहे बट फिर भी जिस लेवल पे उसकी ग्रोथ हो रही थी वो कम हो जाएगी। अगर 30% हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर डिस्पर्समेंट बढ़ रहा था तो जैसे ही कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन होगी लेंडर और लोन देना थोड़ा तो कम करेगा। तो 30% की ग्रोथ 20% 10% हो जाएगी और उससे अगले क्वार्टर में अगर और कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन हुई एनपीएस बढ़ने लगे तो डिस्बर्समेंट ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ की डायरेक्शन में चले। तो ये इसकी साइकिल जो माइक्रो फाइनेंस की पूरी खराब हुई ये पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट आया था। ओवर लेवरेजिंग हो गई थी। एक एक पर्सन ने 3-3 4-4 कंपनी से लोन लेना शुरू कर दिए थे। इसकी एक्सट्रीम लेवरेजिंग की वजह से ये पूरी साइकिल खराब हुई थी आज से करीब 2-2.5 साल पहले। बट अगर आप अभी देखेंगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से वापस साइकिल बेटर होना शुरू हो गई है और जो साइकिल बेटर होनी शुरू होती है वो भी उसी तरीके से शुरू होती है कि जो नए लोन्स डिस्पर्स किए हैं खासतौर पे जो पिछले 1-2 क्वार्टर में अगर उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वापस मार्केट में लोगों के पास ईएमआई देने की कैपेबिलिटी आ गई है और वो अब जो आप नए लोन्स डिस्पर्स कर रहे हैं वो उतने रिस्क पे नहीं है। तो अगर आप अरमान फाइनेंशियल्स का पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रही है। पोर्टफोलियो एट रिस्क अब डाउन होता जा रहा है और डिसबर्समेंट उसके बाद बढ़ता जा रहा है। खासतौर पे जो लास्ट क्वार्टर निकला है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर था लास्ट ईयर का उसमें डिसबर्समेंट काफी तेजी से ग्रो किया है और वापस अब डिसबर्समेंट अराउंड 600 करोड़ की फिगर के आसपास हो गया है और जो डिसबर्समेंट पहले एक बार पीक किया था Q1 ऑफ FY25 में 500 करोड़ तक वो घट घट के 380 करोड़ हो गया था और अभी वापस डिसबर्समेंट पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ना शुरू हो गया और लास्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे टिल दिसंबर ऑफ 2025 उसमें वापस 600 करोड़ से ऊपर डिसबर्समेंट निकल गया था विच इज अगेंस्ट हाईएस्ट एवर। सो इसी ऑर्डर में देखिए रिकवरी भी होती है कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है पोर्टफोलियो रिस्क घटता है और फिर डिस्बर्समेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो अराउंड 2-3 क्वार्टर पहले ही कंपनी लॉस में थी और हाईएस्ट लॉस उन्होंने 2 क्वार्टर पहले रिपोर्ट किया है और जो दिसंबर के रिजल्ट्स थे उसमें भी प्रॉफिट काफी कम था अराउंड 20-22 करोड़ ही था। बट अगर आप प्रॉफिट के पूरे रिकवर होने का वेट करेंगे तो तब तक साइकिल में आप लेट हो चुके होंगे ऑलरेडी। आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाएगा और हाईएस्ट प्रॉफिट के वक्त सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे और स्टॉक का प्राइस काफी बढ़ चुका होगा। तो देखिए खासतौर पे इस टाइप की जो सिक्लिकल कंपनीज होती है माइक्रो फाइनेंस अपने आप में एक काफी सिक्लिकल सेक्टर है और इसकी साइकिल भी काफी स्ट्रॉन्ग काफी शॉर्ट रहती है। इसकी कोई लंबी 4-5 साल की साइकिल नहीं रहती है एक बैड सिचुएशन से गुड सिचुएशन और गुड से बैड, क्योंकि इनका लोन का जो ड्यूरेशन है वही 12 महीने 18 महीने मैक्सिमम 24 महीने है। तो इनकी पूरी की पूरी साइकिल भी ना 2 साल में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 साल में अगर कोई बैड टाइम आया है तो उससे गुड टाइम आने में जनरली 2 साल से कम ही लगते हैं और अगर गुड टाइम चल रहा है उसके बाद कुछ बैड टाइम शुरू हुआ तो उसका वर्स्ट आने में भी 18 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि 18 महीने 24 महीने के बाद सारी की सारी लोन बुक एक बार फिर से घूम चुकी होती है और पुराने लोग जितने भी एनपीएस दे रहे होते हैं उनके एनपीएस को राइट ऑफ करके ये कुछ नए लोगों को ढूंढ के उनको देना शुरू कर देते हैं। और देखिए अरमान फाइनेंशियल ऐसी कंपनी जो अपने बेस्ट टाइम में 30-40% तक से ग्रोथ करती थी और अगर आप रिसेंट कॉन कॉल सुनेंगे तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि वापस ग्रोथ आने वाली है और इस बार दे हैव सेड दे वांट टू बी कॉशियस कि फिर से, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ अगर जब करते हैं लेंडिंग सेक्टर में माइक्रो फाइनेंस में तो फिर से ओवर लेवरेजिंग एनपीएस बढ़ने का खतरा रहता है। सो द प्रमोटर्स हैव सेड कि इस बार शायद हम उतनी तेजी से ग्रोथ ना करें बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अगर फिर से सिचुएशन काफी अच्छी हो गई तो हम फिर से ग्रोथ की बातें करने लगेंगे और हो सकता है ग्रोथ फिर से काफी बढ़ जाए। तो ये पूरा एक माइक्रो फाइनेंस साइकिल का सेक्टर था जिसमें आपने समझा कि कैसे आप अर्ली साइंस ऑफ बैड सिचुएशन देख सकते हैं और कैसे आप अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी देख सकते हैं। और पिछले 2 क्वार्टर से ही इनफैक्ट अरमान फाइनेंशियल्स रिकवरी के पाथ पर है और वर्स्ट आई थिंक 2 या 3 क्वार्टर पहले था जो ओवर हो चुका है और एक्चुअली इसमें इन्वेस्टमेंट आज से 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर पहले भी बनता था बट अभी भी इनकी रिकवरी पाथ पर ही चल रही है क्योंकि पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट थीसिस बनता है, आज भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं if you find it interesting and your investment advisor allows you to invest in it।
इसी तरीके से देखिए एक और कंपनी है दूसरी जिसकी हम आज बात करेंगे, वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसकी जो प्रॉब्लम हुई थी वो भी कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से ही रिलेटेड थी, क्योंकि देखिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में घुसे हुए हैं। तो आज से 2-2.5 साल पहले इसका जो टोटल लोन बुक थी उसमें से 20 से 25% माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में था। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस आया, वही जो ओवर लेवरेजिंग की वजह से एक ही बंदे ने 3-3 4-4 5-5 कंपनी से लोन ले लिया था और वो अपनी ईएमआई को रिपे नहीं कर पाया और पूरा सेक्टर ही प्रॉब्लम में आ गया सेम टाइम पे। तो उसकी वजह से इनके भी लॉसेस हुए और 20% ऑफ लोन बुक थी, उसकी वजह से भी इनको काफी ज्यादा अपने प्रोविजंस बढ़ाने पड़े और प्रॉफिट काफी ज्यादा घट गया। इनफैक्ट ये कंपनी भी लॉस में आ गई। सो इक्विटास फाइनेंस बैंक के साथ भी यही हुआ, माइक्रो फाइनेंस बुक की वजह से उनका प्रोविजंस बढ़ते गए और प्रॉफिट घटता गया और एक टाइम पे जो वो अराउंड क्वार्टरली 190-200 करोड़ का प्रॉफिट करती थी वो घट घट के मार्च 25 के क्वार्टर तक अराउंड 40 करोड़ तक घट गया था। और देखिए इक्विटास फाइनेंस का भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जैसे अरमान की। आप देखें कलेक्शन एफिशिएंसी घटना शुरू हुई, पोर्टफोलियो एड्रेस बढ़ा और फिर प्रोविजंस बढ़ाने पड़े, क्रेडिट कॉस्ट घटी, डिसबर्समेंट भी कम हुआ और फिर फाइनली प्रॉफिट बहुत ज्यादा घटी। और इनका जो वर्स्ट क्वार्टर था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही था अगर आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे जो अरमान का था। बस डिफरेंस ये है कि ये कंपनी पूरी तरीके से माइक्रो फाइनेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। इनका माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो कम है कंपेयर टू अरमान फाइनेंस जो ऑलमोस्ट प्योरली माइक्रो फाइनेंस है या एटलीस्ट 70-80% माइक्रो फाइनेंस है। इनका एक टाइम पे 20-22% तक माइक्रो फाइनेंस लोन बुक था जैसे मैंने बोला। बट इस कंपनी ने रिसेंटली अपने लास्ट क्वार्टर और लास्ट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में बोला था कि अब हम स्लोली माइक्रो फाइनेंस का जो कंट्रीब्यूशन है अपनी टोटल लोन बुक में वो कम कर देंगे और लॉन्ग टर्म में हम उसको मीडियम टर्म में 10 से 12% रखेंगे। और लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में जो उन्होंने डिसबर्समेंट किया उसके हिसाब से अराउंड 8% माइक्रो फाइनेंस इनकी टोटल लोन बुक का पार्ट था और लास्ट क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ के 10% माइक्रो फाइनेंस लोन बुक का पार्ट हो गया है। बट इनके भी माइक्रो फाइनेंस में अब डिसबर्समेंट बढ़ने लगे हैं, पिछले 1-2 क्वार्टर से ग्रोथ आ गई है और वापस प्रॉफिट भी अब बढ़ने लगा है। और आप देखेंगे डिसबर्समेंट जो एक टाइम पे घट के 6,800 करोड़ के आसपास हो गए थे क्वार्टरली, अब वापस अराउंड 8,000 करोड़ आ चुके हैं और ग्रोथ भी अब दिखने लगी है। और देखिए बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कासा रेशियो होता है इनका, जो कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स में कितना टोटल पैसा है कंपेयर टू जितना इनके पास पैसा है उसमें से कितना परसेंट कासा में है। क्योंकि जो भी पैसा इनको करंट और सेविंग अकाउंट्स में है वो काफी एफिशिएंट है यूज करने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है। तो बीच में क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटे हैं तो कासा रेशियो पूरी इंडस्ट्री में ही कम हो गया है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी कासा रेशियो कंपैरेटिवली काफी कम हुआ है कंपेयर टू जब बेस्ट टाइम्स चल रहे थे तब इनका 50% के आसपास कासा रेशियो था, जो घट घट के 28, 29, 30% तक आ गया था। और इन्होंने भी अब गाइडेंस दिया है कि ये वापस वर्क करेंगे अपना कासा रेशियो बढ़ाने की तरफ। बट जनरली जो आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इतना शार्प ड्रॉप इनके प्रॉफिट्स में आपको नहीं दिखेगा, इतनी बैड सिचुएशन नहीं दिखेगी एकदम से कि एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गए हों। बट हुआ इस तरीके से ही इनका भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की वजह से। बट क्योंकि माइक्रो फाइनेंस टोटल लोन बुक का 15-20% था तो बाकी चीजें फिर भी बेटर कर रही थी लोन बुक में, तो आपको इनका जो ड्रॉप दिखेगा फाइनेंशियल्स में उतना बुरी तरीके का नहीं दिखेगा और डिक्लाइन भी उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। और आप देखेंगे स्टॉक प्राइसेस भी उतने शार्पली फॉल नहीं करे, तो ऑल्दो इनके भी अच्छे खासे फॉल किए हैं बट उतने ज्यादा और उतने बुरी तरह फॉल नहीं किए हैं। और इसलिए इनकी जो फॉल भी ग्रेजुअल थी और इनकी जो रिकवरी है वो भी थोड़ी ग्रेजुअल रहेगी, क्योंकि इनका एक पोर्शन ऑफ लोन बुक ही खराब हुआ है, पूरी की पूरी लोन बुक खराब नहीं हुई है। बट अगर आप अरमान फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो उसके रिजल्ट्स काफी बुरे दिखेंगे एकदम से। कंपनी पूरी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है, इनफैक्ट काफी ज्यादा लॉस में आ गई काफी क्वार्टर्स के बाद और अब वापस लॉस से प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। जबकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक कभी लॉस में नहीं आया था, उनके प्रॉफिट्स काफी कम हो गए थे बट स्टिल फंक्शनली एटलीस्ट द कंपनी वाज इन प्रॉफिट। तो यही आज का वीडियो था आपको बताने के लिए कि कैसे आप टर्न अराउंड कंपनीज को समझ सकते हैं, सिक्लिकल कंपनीज को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए इस टाइप के सिक्लिकल टर्न अराउंड कंपनीज में जब बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट जब बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं तब हो सकता है टाइम कंपनीज को बेचने का, और जब एक्चुअल रिजल्ट्स वर्स्ट आ रहे हैं उसी के आसपास आपको जज करना है कि हो सकता है कि सारी बैड सिचुएशंस अब हो चुकी हैं और थिंग्स आगे इंप्रूव करने की तरफ है। और देखिए इसमें जब साइकिल टर्न अराउंड होकर इंप्रूवमेंट हो रही होती है तो जरूरी नहीं है आप बॉटम पे ही अपना सारा का सारा पैसा लगा दें, क्योंकि यू डोंट नो कि जो खराब सिचुएशंस अब अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं वो कितनी जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। हो सकता है 2-3 क्वार्टर तक और वो सिचुएशन थोड़ी खराब ही रहे, या हो सकता है एक बार और सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो
और रिकवरी में एक्स्ट्रा कुछ क्वार्टर्स लग जाएं। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बॉटम पे ही सारा पैसा लगाएंगे। जैसे ही आपको अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी दिखने लगे, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। उसके बाद अगले क्वार्टर में अगर सिचुएशन वापस इंप्रूव हुई, जैसा कि मैनेजमेंट ने बोला था, जैसा कि आपने सोचा था, फिर और थोड़ा पैसा लगाइए। फिर सिचुएशन इंप्रूव होगी, फिर थोड़ा पैसा लगाइए। क्योंकि देखिए, जो स्टॉक का प्राइस है वो भी ऐसे ही धीरे धीरे मूव करता है जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती है। बट आप ये वेट नहीं कर सकते कि पूरी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, सारी क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद ही मैं सारा पैसा लगाऊंगा। और ये थिंकिंग भी सही नहीं है कि मैं बॉटम पे ही सारा पैसा लगाऊंगा जब सब कुछ वर्स है, क्योंकि यू डोंट नो कब क्या चीज इंप्रूव होगी। तो यहीं पे ट्रैकिंग की इंपॉर्टेंस आ जाती है। आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को ट्रैक कर रही है, क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक कर लिए, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में, जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो मैंने आज आपको नंबर्स बताए, कलेक्शन एफिशिएंसी, पोर्टफोलियो एड्रेस, इन सब नंबर्स को ट्रैक करिए, कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे इंप्रूव हो रहे हैं या डिटोरिएट हो रहे हैं। आप जाके मेरा एनबीएफसी एंड बैंकिंग सेक्टर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि इन सारे रेशियोज का मतलब क्या है, इन सारे जो टर्म्स मैंने यूज किए इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, आपको उस वीडियो में दिखता जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हो तो पीछे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।